बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम स्टडी करेंगे कैलकुलेशन ऑफ वेव नंबर्स ऑफ फोटॉन्स ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। जब हाइड्रोजन के एटम में इलेक्ट्रॉन नीचे वाले ऑर्बिट से ऊपर वाले हायर ऑर्बिट में जंप करके जाता है तो एनर्जी गेन करके जाता है। जब वो वापस आता है तो जितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की होती है वही एनर्जी वो इमिट करता है, रिलीज करता है। वो एनर्जी जो इमिट करता है वो इन द फॉर्म ऑफ लाइट होती है और लाइट के पार्टिकल्स को फोटॉन्स कहते हैं। वो जो फोटॉन्स मूव कर रहे होते हैं उनका वेव नंबर फाइंड आउट कैसे किया जाता है, ये हमारा आज का टॉपिक है। वेव नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस। और आप जानते हैं कि जब वो रेडिएशंस, वो लाइट जो इमिट हो रही होती है उसका हम स्पेक्ट्रम देखते हैं तो वो इन द फॉर्म ऑफ लाइंस आता है। तो उन स्पेक्ट्रल लाइंस के फोटॉन के वेव नंबर को कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, देखें। फर्ज करें अगर पहला शेल है तो एनर्जी यानी E1 इज इक्वल टू, एनर्जी का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है कि माइनस Z का स्क्वायर M E की पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, इसी तरह H का स्क्वायर N का स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला होता है एनर्जी का। ये हम पिछले टॉपिक में पढ़ के आए। क्योंकि ये E1 है तो इधर आप N1 लगाएंगे, ये E1 का फार्मूला हो गया। अब हम इसी तरह E2 का लिखते हैं। E2 यानी कि दूसरा ऑर्बिट। पहला ऑर्बिट ये है n इज इक्वल टू 1, दूसरा ऑर्बिट ये है n इज इक्वल टू 2। n इज इक्वल टू 2 के लिए लिखेंगे E2 इज इक्वल टू नेगेटिव Z का स्क्वायर M E की पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर H का स्क्वायर N2 का स्क्वायर। E2 के लिए N2 और उसका स्क्वायर। ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं। अब हम ये चेक करने लगे हैं कि पहले ऑर्बिट और दूसरे ऑर्बिट यानी E1 और E2 के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस कितना है। उसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, उसके लिए हमें लेना पड़ेगा डेल्टा E। और आप जानते हैं कि डेल्टा E बराबर होता है E2 माइनस E1, हायर ऑर्बिट माइनस लोअर ऑर्बिट की एनर्जी। तो आइए वैल्यूज पुट करते हैं इस इक्वेशन में। पहले आप E2 की वैल्यू लिख लें, यानी माइनस Z का स्क्वायर M E की पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर H का स्क्वायर N2 का स्क्वायर। आगे क्या लिखेंगे, ये वाली वैल्यू लिख ली। अब आप ये वाला माइनस लगाएं, ये वाला माइनस लगा दिया। ठीक है, अब आगे चलना। अब आगे आप E1 की जगह ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, सारी माइनस के साथ भी है। माइनस Z का स्क्वायर फिर M E की पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर H का स्क्वायर N1 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। अब आगे देखना, आगे मैं आपके सामने इस तरह लिखूंगा डेल्टा E इज इक्वल टू, देखें दोनों को सॉल्व करने का तरीका क्या है। पहले आप लिख लें नेगेटिव Z स्क्वायर M E की पावर 4 डिवाइडेड बाय जुम 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 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर H का स्क्वायर N2 का स्क्वायर, नफ़ी जम्मा फिर मार्कर चेंज, ये Z का स्क्वायर। ठीक है, मैं तुझे चलाऊंगा, तूने मुझे सताया हुआ है सुबह से, इंक भी फिल की है, पता नहीं तुझे क्या मसला है। रेड कलर के मार्कर को कह रहा हूँ, आपको नहीं। 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर H का स्क्वायर N1 का स्क्वायर। ठीक है, अब आप गौर से देखिए, ये माइनस का साइन है, ये प्लस का साइन है। इन दो टर्म्स में जो वैल्यू, जो चीज़ें कांस्टेंट हैं उनको आप बाहर निकाल लें, यानी उनको आप कॉमन ले लें। इनमें ना डेल्टा E इज इक्वल टू, ठीक है, ये जो Z का स्क्वायर है ये कॉमन है, Z का स्क्वायर कॉमन है, M और E कॉमन है। तो आप लिखेंगे Z E की पावर Z M E की पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर H का स्क्वायर। ठीक है, अब N1 का स्क्वायर N2 का स्क्वायर N1 का स्क्वायर, ये दोनों कॉमन नहीं है, तो इनको जो है ना आप बाहर नहीं निकालेंगे, बल्कि इनको इस तरह लिखेंगे। देखें कैसे, आप लिखेंगे 1/N1 का स्क्वायर। देखिए मेरी बात सुने, फिर आप लिखेंगे -1/N2 का स्क्वायर। सर जी आपने ये कैसे किया, देखो ये ना प्लस का साइन है
इधर 1 है, इधर क्या है n1 का स्क्वायर, 1/n1 का स्क्वायर प्लस है, 1/n1 का स्क्वायर पॉजिटिव है तो इसलिए मैंने इसको पहले लिख लिया, और इधर 1 है, इधर n2 का स्क्वायर है, इसकी वैल्यू क्या है माइनस, तो मैंने ना 1/n2 के स्क्वायर को माइनस लिया, तो मैंने माइनस वाले को माइनस के बाद यानी इसको माइनस ले लिया, 1/n2 का स्क्वायर माइनस में, इसे बाद में लिख दिया, और 1/n1 का स्क्वायर जो है इसको मैंने पहले लिख दिया क्योंकि इसकी वैल्यू पॉजिटिव में है, और दोनों में जो चीज़ें सेम थी उन्हें मैंने बाहर निकाल लिया। ये आपके सामने एक इक्वेशन बन गई है डेल्टा ई। अच्छा, अब आपने पढ़ा हुआ है डेल्टा ई इज इक्वल टू एच, डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू, फ्रीक्वेंसी और प्लांक्स कांस्टेंट का प्रोडक्ट। डेल्टा ई की जगह ये लगा दें, डेल्टा ई को हटा दें, आप लिखेंगे एच फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू जेड का स्क्वायर एम ई की पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एच का स्क्वायर, ठीक है। और इधर आप क्या पुट करेंगे आगे 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो ये आपके सामने एक और इक्वेशन जो है वो प्रोड्यूस होकर आ गई। अब हम इसमें आगे क्या देखेंगे, इसमें आगे हम ये देखते हैं कि अगर आप इसको यानी कि इन वैल्यूज़ को, ये जो वैल्यूज़ हैं इन वैल्यूज़ की, इन कांस्टेंट्स की वैल्यूज़ पुट कर दें, z किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है फॉर हाइड्रोजन एटम, m मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, e चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 8 है, एप्सिलॉन नॉट की भी वैल्यू हमने पीछे पड़ी हुई है, h की भी वैल्यू हमने पीछे पड़ी हुई है, ठीक है। तो मगर अभी एक काम करें, आप इस h को नीचे ले जाएं, ये बन जाएगा फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू जेड का स्क्वायर एम ई की पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एच का क्यूब, ये एच का स्क्वायर था, एक एच इधर आ गया एच का क्यूब, और ये बन जाएगा 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द फ्रीक्वेंसी, ये क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन्स या रेडिएशन। आप इन तमाम कांस्टेंट की वैल्यूज पुट करें, आंसर आता है 2.118 इंटू 10 की पावर -18, और आगे ये चीज़ें वैसे की वैसे रहेंगी, 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, और आप इधर यूनिट लगाते हैं फ्रीक्वेंसी का हर्ट्स, HZ हर्ट्स भी लगाते हैं या साइकिल पर सेकंड भी लगाते हैं, ये हमने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, ओके हो गया। अच्छा, अब हमें तो फ्रीक्वेंसी नहीं चाहिए, हमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें वेव नंबर की वैल्यू चाहिए। उसके लिए आपको याद है आपने पढ़ा हुआ है v इज इक्वल टू एफ लेमडा फिजिक्स के अंदर, v इज़ द वेलोसिटी, एफ फ्रीक्वेंसी और लेमडा क्या है वेवलेंथ। तो क्योंकि हम फोटोन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो v की बजाय आप इधर c पुट करेंगे और f की बजाय फ्रीक्वेंसी का साइन पुट करेंगे, और लेमडा तो लेमडा होता है। आप ऐसा करें, इस लेमडा को इधर ले जाएं c के नीचे, तो ये हो जाएगा c डिवाइडेड बाय लेमडा इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, मैं डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, अब अगली बात, अब आपने पढ़ा हुआ है कि जो ये है दिस इज़ कॉल्ड वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी के ऊपर अगर आप बार लगा दें तो ये वेव नंबर है, वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ है, ऐसे कि नहीं है? जी बिल्कुल ऐसे ही है, वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ। तो आप ऐसा करें कि ये जो इक्वेशन है, मैं कलर सेट करता हूँ थोड़ा सा, ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ c इंटू 1/λ इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, c 1/λ, c ये है, 1/λ ये है। अब अगर मैं 1/λ की जगह पर ये वेव नंबर पुट कर दूँ, कोई मसला तो नहीं है सर? बिल्कुल भी नहीं है, c और इधर वेव नंबर, और ये किसके बराबर है? फ्रीक्वेंसी के। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c एंड वेव नंबर, c इज द स्पीड ऑफ लाइट, वेव नंबर ऑफ फोटॉन, फ्रीक्वेंसी के ऊपर बार लगा दें तो ये वेव नंबर बन जाता है। अब आगे इसे कैसे चलाओगे? आगे इसे चलाने के लिए ना मुझे बोर्ड इरेज करना पड़ेगा, जाहिर है, तो मैं ना बोर्ड ऊपर से ही इरेज करता हूँ, नीचे से मैं इरेज नहीं करता। क्यों? उसकी रीज़न ये है कि मैंने इससे कुछ आपको 3-4 चीज़ें समझानी हैं, तो फिर मुझे परेशानी होगी अगर मैं ऊपर से बोर्ड इरेज, नीचे से बोर्ड इरेज इधर से कर दूँगा, ठीक है जनाबे वाला। ये बोर्ड मैंने ना इधर से इरेज कर दिया, अब देखते हैं कहाँ तक चलता है ये बोर्ड, फिर उससे दोबारा इरेज कर देंगे। अच्छा, कहाँ थे हम थे इधर
ये इक्वेशन मैं आपके सामने दोबारा लिख रहा हूँ, ये वाली रेड कलर वाली ना, रेड कलर से ही लिखता हूँ। ये है जनाबे वाला फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू z का स्क्वायर m e की पावर 4 और डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h का क्यूब और आगे 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात सुने गौर से। अब मैंने ना ये वैल्यूज़ पुट करके आपको दिखाया था कि अगर मैं इन सब की वैल्यूज़ पुट करूं तो ये वैल्यू आती है, मगर हमने इससे आगे नहीं जाना, हमने इसमें चेंजिंग करनी है। ये आ गया। देखो फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है, c इंटू लेमडा। अगर मैं इस फ्रीक्वेंसी की जगह पर उसकी वैल्यू डाल दूं तो वो आ जाएगी हमारे पास c इंटू लेमडा नहीं, वेव नंबर इज इक्वल टू, फिर दोबारा यही वैल्यू लिखें। ये वैल्यू क्या है, z का स्क्वायर m e की पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h का क्यूब और ये आ जाएगा 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है। मुझे लगता है मैंने एक जगह पे गलती की है, मैं ज़रा उस गलती का अजाला करना चाहता हूँ। वो गलती मैंने ये की है कि ये जब 2.18 इंटू 10 की पावर -18 मैंने लिखा है ना, इसमें ये वाला जो h है ये क्यूब नहीं है बल्कि h का स्क्वायर है, और इस जगह पे क्या है, इस जगह पे है h फ्रीक्वेंसी और इधर भी क्या है h फ्रीक्वेंसी। ठीक है। अब इस जगह पे मैंने h को नीचे लिख दिया, h का क्यूब, और फ्रीक्वेंसी की जगह पे c और ये क्या है वेव नंबर लिख दिया। ओके। अब क्या करना है, अब आप इस c को ना इधर ले जाएं, ये नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा और आपके सामने वेव नंबर होगा z का स्क्वायर m e की पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। अब है h का क्यूब और इधर लगाएंगे c। अब देखो, अब इधर आ जाएगा 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, और आप इधर यूनिट लगाएंगे पर मीटर, क्योंकि वेव नंबर जो होता है ना वो रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ होता है, इसलिए उसका यूनिट लिखा जाता है पर मीटर। ठीक है। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है आपको वो इस इक्वेशन को सॉल्व करके दिखाते हैं। मैं सारी को इरेज कर देता हूँ क्योंकि मैंने उसको लिखे रहने देना है, वो मेरे काम आएगा। ठीक है। तो आप दुआ किया करें कि अल्लाह पाक हमें मेहनत करने की तौफीक दे और आगे बढ़ने और पढ़ने की। तो बच्चे आइए, अब क्या करना है, अब ये आपके सामने एक इक्वेशन आ गई है। इस इक्वेशन में z किसके बराबर है, z इज इक्वल टू 1 के बराबर है, और बाकी बच गई ये तमाम चीज़ें। इन तमाम चीज़ों की आप ना वैल्यूज़ पुट कर दें। जब आप वैल्यूज़ पुट करते हैं तो आंसर क्या आता है, वो आता है वेव नंबर इज इक्वल टू 1.09678 इंटू 10 की पावर 7 और बाकी ये क्या लिखेंगे आप 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, और ये क्या होगा पर मीटर। तो ये आपके सामने एक इक्वेशन आती है, और ये जो वैल्यू है इस वैल्यू का नाम है राइडबर्ग कांस्टेंट, RYD RIDBERG राइडबर्ग कांस्टेंट। ये MCQ पूछ लिया जाता है कि राइडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, तो आप बताएंगे 1.09678 इंटू 10 की पावर 7, और आगे ये जो है इक्वेशन को मुकम्मल करने के लिए अब आगे क्या करना है, ये वो फाइनल इक्वेशन है जिससे हम इनमें से किसी भी स्पेक्ट्रल लाइन को बनाने वाले फोटॉन की का वेव नंबर आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैसे, आइए सबसे पहले हम लेमैन सीरीज़ को उठाते हैं। लेमैन सीरीज़ क्या होती है देखिएगा। लेमैन सीरीज़ में जो हम जिक्र करेंगे वो क्या करेंगे, जो लोअर ऑर्बिट होगा ना, लोअर ऑर्बिट उसको हम जाहिर करेंगे n1 से, और जो हायर ऑर्बिट होगा, हायर ऑर्बिट कोई भी हो सकता है, उसे हम जाहिर करेंगे n2 से। मतलब मैं आपको बता देता हूँ, देखें सबसे पहले ना हम इस पहली लाइन के फोटॉन का क्या फाइंड आउट करते हैं, वेव नंबर। मैं तो यूँ बोलता हूँ ना कि पहली लाइन के फोटॉन का वेव नंबर, हमारी बुक लिखती है पहली लाइन का वेव नंबर।
अब लाइन का वेव नंबर तो नहीं होता, लाइन जिस फोटोन से बनी है उसका वेव नंबर होता है, तो मैंने तो वैसे बताना है। खैर कोई मसला नहीं है। लेमैन सीरीज़ में जो फर्स्ट लाइन है ना, मैं आपके सामने लिखूंगा पहले फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन के लिए n1 किसके बराबर है? n1 यानी कि लोअर ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, लोअर ऑर्बिट ये वाला है, और ये वाले के लिए n की वैल्यू क्या है? 1। n1 का मतलब है लोअर ऑर्बिट। लोअर ऑर्बिट कौन सा है? पहला ऑर्बिट। पहले ऑर्बिट के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या n की वैल्यू क्या होती है? 1। तो इसकी जगह आप पुट करेंगे 1। ओके, फर्स्ट लाइन के लिए अच्छा, अब फर्स्ट लाइन जो है इसके लिए जो हायर ऑर्बिट है वो कौन सा है? वो दूसरा ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट। तो n2 क्या होता है? हायर ऑर्बिट की वैल्यू। तो हायर ऑर्बिट कौन सा है? दूसरा है, तो दूसरे के लिए n की वैल्यू क्या है? 2 है। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यूज़ इस फार्मूले में पुट कर दें। ये बनेगा वेव नंबर इज इक्वल टू 1.09678 इंटू 10 की पावर 7 और 1/n1 का स्क्वायर की जगह n1 की वैल्यू पुट करेंगे, और वो 1 है। 1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 की जगह n2 की वैल्यू क्या है? 2 है, और इसका क्या होगा? स्क्वायर होगा, ये पुट करेंगे। तो जब आप इनको सॉल्व करेंगे पूरे को, तो इसका आंसर निकलेगा सॉल्व करने के बाद 82.23 इंटू 10 की पावर 5 पर मीटर। ये क्या है? ये वेव नंबर ऑफ फोटॉन ऑफ दिस फर्स्ट लाइन है। लेमैन सीरीज़ की पहली लाइन का वेव नंबर ये है। ये हमने इस तरीके से कैलकुलेट किया। पिछले आर्टिकल में मैंने ये टेबल बनाया था, उस टेबल में मैंने नहीं बताया ये कहाँ से आई हैं वैल्यूज़। आज हमने प्रूव कर दिया ये पहली लेमैन सीरीज़ की पहली लाइन का वेव नंबर है। ओके, अब दूसरी लाइन को छेड़ते हैं। दूसरी लाइन को कैसे छेड़ेंगे आए देखें। आज जो है हम दूसरी लाइन को छेड़ते हैं। दूसरी लाइन को कैसे छेड़ेंगे वो देख लेते हैं बच्चे। देखो दूसरी लाइन कहाँ है? वह लिखो भाई, सेकंड लाइन कहाँ है? वो ये है, दिस इज़ द सेकंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज़। अब आप जो बात समझेंगे ना, उसके बाद पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। दूसरी लाइन के लिए n1 क्या है? n1 क्या है? लोअर ऑर्बिट। देखो लोअर ऑर्बिट क्या है? ये है, यानी जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो तो पहला ऑर्बिट ही है, तो n1 की वैल्यू 1 होगी, मगर n2 की वैल्यू 2 नहीं होगी। n2 यानी हायर ऑर्बिट जहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, दूसरी लाइन के लिए तीसरे शेल से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यानी n की वैल्यू क्या है? 3। तो हायर ऑर्बिट n2 को जाहिर करता है, और n2 दूसरी लाइन में कौन है? तीसरा ऑर्बिट है, जिसके लिए n की वैल्यू क्या है? 3। तो आप इधर 3 पुट करेंगे। अब आप वैल्यूज़ डालें, यानी कि वेव नंबर इज इक्वल टू 1.09678 इंटू 10 की पावर 7 1/n1 की जगह 1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 की जगह 3 का स्क्वायर। जब आप इसको सारे को सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आता है बाल्मर सीरीज़ का लेमैन सीरीज़ की दूसरी लाइन का आंसर वो क्या आता है? 97.6 इंटू 10 की पावर 5 पर मीटर। ये जिनकी कैलकुलेशन पक्की है वो बेशक कैलकुलेट करें, मगर इतना टाइम नहीं होता कि बच्चा कैलकुलेट करता रहे। आप लोग इसको रट्टे से भी याद कर सकते हैं, मैं भी कैलकुलेट करवा सकता हूँ, ऐसा मसला नहीं है। आप एलसीएम लें, इसको सॉल्व करें, फिर मल्टीप्लाई करें, वो थोड़ा टाइम लग जाता है विदाउट कैलकुलेटर। खैर, तो ये दूसरी लाइन का वेव नंबर है। आप देखें पहली लाइन का वेव नंबर से दूसरी लाइन का वेव नंबर ज़्यादा है, गैप भी तो ज़्यादा है ना। ये देखें पहली लाइन का वेव नंबर ये है, दूसरी लाइन का वेव नंबर ये है, फिर इस तरह तीसरी लाइन, चौथी लाइन, और इन्फिनिटी भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि इन्फिनिटी। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, अगर इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से नीचे किसी भी ऑर्बिट में आए, तो फ़र्ज़ करें लेमैन सीरीज़ में जब इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से पहले शेल में आ रहा है, तो जो स्पेक्ट्रल लाइन बनती है, यानी जब इन्फिनिटी से लोअर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आता है, लोअर ऑर्बिट में, तो जो लाइन बनती है उसे कहते हैं लिमिटिंग लाइन। क्या कहते हैं? लिमिटिंग लाइन। ठीक है, ये जहन में रखना। ये पिछले टॉपिक में मैंने बताना था, मैं बता नहीं सका, उसकी एक वजह थी। अच्छा, लिमिटिंग लाइन ये हो गई।
आगे चलते हैं। अब आप ऐसा करें कि लिमिटिंग लाइन का वेव नंबर निकालें। लिमिटिंग लाइन कब बनेगी? जब इलेक्ट्रॉन का n1 तो 1 ही है ना, क्योंकि लेमैन सीरीज़ में इलेक्ट्रॉन जहाँ से आ रहा है 1 में आ रहा है, मगर जो वो है क्या मतलब लिमिटिंग लाइन है वो n2 है। n2 यानी हायर ऑर्बिट, और हायर ऑर्बिट कौन है? इन्फिनिटी। n2 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अब वैल्यूज़ डालें इस फार्मूले में, मार्कर चेंज करता हूँ, सारा एक ही कलर चल रहा है। वेव नंबर इज इक्वल टू 1.09678 इंटू 10 की पावर 7, n1 की जगह 1 का स्क्वायर और n2 की जगह इन्फिनिटी का स्क्वायर। एंड लिसन टू मी, अगर इन्फिनिटी की बात करें तो इन्फिनिटी जहाँ भी आए ना वहाँ आंसर ज़ीरो आता है, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो। अगर बटा के नीचे इन्फिनिटी हो तो ये वाली सारी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी और ये वाली सारी वैल्यू 1 है, तो इस वैल्यू पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। हाँ, इस वैल्यू को हम कुछ इस तरह से ज़रूर लिखते हैं। हमारी बुक के मुताबिक हम लिखते हैं 109.678 इंटू 10 की पावर 5। सर जी आपने क्या किया? ये देखो 10 की पावर 7 है, इधर 10 की पावर 5 है। मैंने इस पॉइंट को 2 डिजिट आगे मूव कराया, 9 के बाद लिखा, क्योंकि मैंने आपको ये समझाना था कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप पहली दूसरी तीसरी चौथी लाइन में जा रहे हैं तो वेव नंबर बढ़ रहा है। पहली में वेव नंबर क्या था? 82 था, फिर उसके बाद 97 आया और इन्फिनिटी में 109 आया। ठीक है, तो बुक के मुताबिक और पर मीटर। तो ये हो गया बाल्मर लेमैन सीरीज़ की स्पेक्ट्रल लाइन से बनने वाला वेव नंबर। अच्छा, अब आगे क्या करते हैं? अब हम लेमैन सीरीज़ को तो डिस्कस कर चुके हैं, अब हम डिस्कस करते हैं बाल्मर सीरीज़ को। किसको डिस्कस करते हैं? बाल्मर सीरीज़ को। तो ये मैं नीचे ना बाल्मर सीरीज़ के बारे में बता देता हूँ। ये बाल्मर सीरीज़ है। बाल्मर सीरीज़ की पहली लाइन का नाम स्पेसिफाइड है H एल्फ़ा के बारे में हम पहले मैं इधर लिखूँगा बाल्मर सीरीज़। बालो बत्तियाँ वे माही सकूं मारो। नहीं, इतनी अच्छी आवाज़ नहीं है मेरी, मैं वैसे ही बस टाइम पास करने के लिए कभी कभी गुनगुना लेता हूँ। तो बच्चे बाल्मर सीरीज़ की बात करते हैं। अच्छा, एक बात शेयर करूँ, हम जब YouTube पे लेक्चर पढ़ाते हैं ना तो हमें सुनने वाले बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारी चाह रखने वाले लोग होते हैं, हमें पसंद करते हैं, वो हमें सुनकर बड़े खुश होते हैं। और जो लोग ये समझते हैं कि यार ये बंदा ड्रामे करता है यूट्यूब पे, इसको लेक्चर पढ़ाना चाहिए, ये इधर उधर की बातें कर लेता है, मजाक कर लेता है, शेर सुनाता है, उनसे मैं ये कहूँगा कि ये जो ताल्लुक़ है ये हमारा और हमारे स्टूडेंट्स का है, आपका नहीं है। आप इसको ना सुने, आपके लिए तो हम नहीं बनाते। हमारे जो शागिर्द हमसे पढ़ने वाले हैं ये तो हम उनकी इंटरटेनमेंट के लिए बातें करते रहते हैं, वरना कभी कभी मैं इस चीज़ से उकता भी जाता हूँ और लेक्चर में सिर्फ मैं लेक्चर केमिस्ट्री ही पढ़ाता हूँ। मगर मैं ये समझता हूँ उस तरह से लेक्चर बोर हो जाता है। जब मैं अपनी क्लास पढ़ा रहा होता हूँ तो अक्सर मैं अगर मूड में ना हूँ, अच्छा डिलीवर करने के मूड में ना हूँ, तो मुझे बच्चे क्या कहते हैं? बच्चे कहते हैं सर आज मज़ा नहीं आया, क्योंकि आज आपने वो फ़न क्रिएट नहीं किया जो केमिस्ट्री की बोरनेस को बोरनेस यानी कि बोरिंग सब्जेक्ट को ख़त्म करके उसको बेहतर बनाते हैं। खैर, आइए देखते हैं बाल्मर सीरीज़ क्या है। बाल्मर सीरीज़ की पहली लाइन का वेव नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो फर्स्ट लाइन मैं आपके सामने लिखूँगा, फर्स्ट लाइन लिख दूँ या फिर इसके आगे H एल्फ़ा लाइन भी लिख सकता हूँ, ये भी दुरुस्त है। इसके लिए अब लोअर ऑर्बिट कौन सा है, यानी n1 क्या है? लोअर ऑर्बिट। लोअर ऑर्बिट कौन सा है? जहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो कौन सा है? वो दूसरा ऑर्बिट है। तो n1 की वैल्यू हमेशा 2 रहेगी। और पहली लाइन के लिए n2 की वैल्यू क्या होगी? पहली लाइन n2 की वैल्यू क्या है? इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है? इलेक्ट्रॉन तीसरे शेल से आ रहा है, तो n2 की वैल्यू क्या होगी? 3। n2 की वैल्यू 3 होगी। आओ फार्मूले में पुट करो, वेव नंबर इज इक्वल टू 1.09678 इंटू 10 की पावर 7, 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। वैल्यूज़ पुट करते हैं, इज इक्वल टू 1.09678 इंटू 10 की पावर 7 एंड n1 की जगह क्या पुट करोगे? 2। खबरदार 1 नहीं पुट करना। और n2 की जगह 3 पहली लाइन के लिए। दूसरी लाइन के लिए क्या होगा? n2 4 होगा, फिर तीसरी लाइन के लिए 5 होगा, फिर चौथी लाइन के लिए 6, ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। तो आप आगे मज़ीद खुद कैलकुलेट कीजिएगा, मैं इसको सॉल्व करके आपको बाल्मर सीरीज़ का पहला वेव नंबर 15.23 इंटू 10 की पावर 5 पर मीटर आंसर आता है। ठीक हो गया।
तो ये इस तरह से। अच्छा, एक इस लेक्चर की सबसे अहम बात जो पिछले लेक्चर से रिलेट करती है, जो कि लिमिटिंग लाइन के बारे में है, मैं आपको बता देता हूँ। लेमैन सीरीज़ की जितनी भी लाइंस हैं वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में फॉल करती हैं। बाल्मर सीरीज़ की तमाम लाइंस विजिबल रीजन में फॉल करती हैं। पास्टन ब्रैकेट और पी फंड सीरीज़ की तमाम लाइंस आईआर में फॉल करती हैं। मगर एक बात जहन में रखनी है, जब इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से दूसरे ऑर्बिट में आता है तो ये जो लाइन बनती है ये बाल्मर सीरीज की वो लाइन है जिसे लिमिटिंग लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज कहते हैं। लिमिटिंग लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, जब इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से दूसरे ऑर्बिट में आकर गिरे तो जो लाइन बनती है उसे कहते हैं लिमिटिंग लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। ठीक, और ये लाइन विजिबल रीजन में फॉल नहीं करती, बल्कि ये लाइन अल्ट्रा वायलेट रीजन में फॉल करती है। ये एमसीक्यू आया करता है कि बाल्मर सीरीज की तमाम लाइंस विजिबल रीजन में हैं सिवाय एक के, और वो एक कौन है? जब इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से दूसरे ऑर्बिट में आता है तो बाल्मर सीरीज की जो लाइन बनती है उसे लिमिटिंग लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज कहते हैं। वो उसकी वेवलेंथ विजिबल रीजन में नहीं बल्कि अल्ट्रा वायलेट रीजन में होती है, सिर्फ बाल्मर सीरीज आपकी बुक के मुताबिक। थैंक यू वेरी मच। दिस वॉज अबाउट टुडे टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।